जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद अवन शिराजी हाज़िर खिदमत। जिन अहबाब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आज तीन अहम मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करने जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें आपको देंगे, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो एहसान उल्लाह एहसान का एक और बयान सामने आया है जिसमें वो जो SP शहीद हुए थे ताहिर दावड़ अफ़गानिस्तान में, उस हवाले से पाकिस्तानी इदारों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये नई दुर्फितनी जो उन्होंने छोड़ी है ये किस हद तक हकीकत पे मबनी है और इसमें कहाँ तक वो जिसे फिफ्थ जनरेशन वार कहा जाता है यानी प्रोपेगेंडे की वार कहा जाता है वो इसमें किस हद तक इन्वॉल्व है। और इससे पहले एक एहसान उल्लाह एहसान का 11.5 मिनट का ऑडियो मैसेज आया था कि वो कैसे पाकिस्तान से फ़रार होके अफ़गानिस्तान या किसी महफूज जगह पहुँचे। उस पर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इनके तमाम मुहर्रकात का जायज़ा लेंगे और कितना ये जो है वो नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तानी अवाम के लिए यानी अवाम की परसेप्शन के लिए, या कितना पाकिस्तानी इदारों को की साख को इससे नुकसान हो सकता है। इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा जो है मौजू है वो है जो फवाद चौधरी और यास्मीन राशिद की एक लड़ाई आपस में बनी हुई है मरकज़ और पंजाब की, और वो मामला है, मुद्दा है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान से लंदन गए। जाने पे भी एक शोर बपा था और लंदन होने पे भी एक शोर बपा है, और अब देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट हो रही है। उसमें जो है वो फवाद चौधरी ना सिर्फ वो यास्मीन राशिद को हिट कर रहे हैं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले जो हाथ उठाया था नवाज शरीफ को बाहर भेजने में वफाकी काबीना में वो शेख रशीद अहमद ने उठाया था। तो वज़ीर रेलवे एक जो है बड़ा नाम पाकिस्तानी सियासत में मुख्तलिफ हवालों से रेलिवेंट रहते हैं और ख़ास करके पिंडी से अपनी गुर्बत बताते हैं। इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा अहम इशू जो आज हम आपके सामने लाएंगे वो ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में चीन दुनिया में पहले नंबर पे आ गया है और चीन की इस वक्त ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 3400 अरब डॉलर यानी 3400 अरब डॉलर की हद तजावज़ कर गए हैं। जबकि दूसरा जो सुपर पावर है जो मुकाबले में है ट्रंप का अमरीका, क्योंकि इस वक्त क्योंकि वो सदर है तो इसलिए ट्रंप का अमरीका ही कहेंगे, जैसे हम मोदी का हिंदुस्तान कहते हैं, तो वो सिर्फ 129 अरब डॉलर उसके पास है। तो मेरे ख्याल में आप खुद देख लें कितने 100 गुना ज़्यादा इस वक्त चाइना के पास ज़र मुबादला के ज़खायर है। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो जापान 1390 अरब डॉलर के साथ है। तो आप देख लें कि मतलब हाफ भी नहीं है चाइना का, और 1948 टन सोना चाइना के पास है। ये सारी तफसीलात में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो पहले मैंने आपको मौजू बताया उस पर बात करते हैं और वो है जनाब एहसान उल्लाह एहसान। एहसान उल्लाह एहसान के मुतल्लिक पाक आर्मी के जो तर्जमान है अफवाज पाकिस्तान के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उनका जो है एक बयान सामने आ चुका है, उनका रिस्पांस सामने आ चुका है। जब 11.5 मिनट की एक ऑडियो कॉल जो है वो रिलीज़ की गई और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में वो फिरती रही तो एक साफ़ी ने सवाल भी कर दिया उस पर। तो उस पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि एहसान उल्लाह एहसान एक अहम ऑपरेशन में हम उनको साथ लेके जा रहे थे, बहुत सारी जगहों पे हमें फ़ायदा हुआ, उसकी वजह से हमने टारगेटेड ऑपरेशन किए उसकी मालूमात पे, और एक ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जिन लोगों की मतलब नेगलिजेंस थी उन लोगों के ख़िलाफ़ यानी उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ या उन एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, ये तो उन्होंने बताया। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं एहसान उल्लाह एहसान की ऑडियो कॉल की बात करता हूँ तो उस ऑडियो कॉल में जो 11.5 मिनट 11 मिनट और कुछ सेकंड की थी, तो उसमें एहसान उल्लाह एहसान ने ये पूरा बताया कि किस तरह वो वहाँ से भागे और किस तरह वहाँ पे उनकी हिफाजत पे जो लोग थे वो रात को खाना देने के बाद जब खाना खाते थे तो वो बाहर एक हिफाजती जैसे घरों के बाहर बना होता है गार्ड्स की जगह वहाँ पे चले जाते थे। पीले दरवाजे का ताला उसने कैसे तोड़ा एहसान उल्लाह एहसान ने, और फिर प्राइवेट गाड़ी लेके वो कैसे निकला, मोबाइल उसके पास था, मोबाइल वो इस्तेमाल करता था। और एहसान उल्लाह एहसान का ये कहना था कि मेरे साथ जो मुआहिदा किया गया था
اس سے مطلب وہ معاہدہ پورا نہیں کیا جا رہا تھا۔ احسان اللہ احسان کی اس آڈیو کال پہ موقف تو واضح سامنے آ گیا۔ اب ایک اور معاملہ سامنے آیا اور وہ بھی احسان اللہ احسان کی طرف سے۔ اس وقت اس نے کہا تھا میں نے 20 گھنٹے بعد تب رابطہ کیا جب میں ایک محفوظ مقام پہ پہنچ گیا تھا، اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ خیر اب جو معاملہ سامنے آیا وہ بڑا گمبھیر قسم کا ہے۔ احسان اللہ احسان نے نیا الزام پاکستان کے اداروں پہ یہ لگایا ہے کہ جو ایس پی تھے طاہر داوڑ، ان کی شہادت جو ہوئی ہے وہ انہوں نے جو ہے ڈائریکٹلی طور پہ پاکستان کے اداروں پہ الزام لگایا، اور پھر انہوں نے ایک پوری اپنی طرف سے ایک سٹوری دی کہ جناب یہاں سے کیسے ان کو کہاں بھیجا گیا اور کس طرح جناب افغانستان میں وہ ساری انہوں نے سٹوری دی۔ اب یہ سٹوری سامنے آئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور انہوں نے اس میں ایک اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مسالہ ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بریانی بغیر مسالے کو تو اتنی پسند نہیں کی جا سکتی، مسالہ ڈال کے ذرا اس کی اہمیت بڑھائی جاتی ہے، تو انہوں نے ساتھ میں مسالہ ڈالا ہے، اور وہ مسالہ جو انہوں نے ڈالا ہے جسے کہتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، انہوں نے کہا جی ان کا پی ٹی ایم سے تعلق تھا، وہ پی ٹی ایم سے کہ نرم رویہ رکھتے تھے، لیکن میں اس کو بائی نہیں کرتا کم از کم، کیونکہ پی ٹی ایم سے تو نرم رویہ یہاں بہت سارے لوگوں کا ہے، اور ایسے لوگ ہیں ہمارے فیس بک کے دانشور ہیں، وہ پاس اس کو منظور پشتین کو بٹھاتے ہیں۔ میں منظور پشتین کا انٹرویو کر چکا ہوں، میں منظور پشتین کے پاس بیٹھ چکا ہوں، میں نے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے مختلف یونیورسٹیز کے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ وجہ ہو سکتی ہے پی ٹی ایم والے یہ وہ نا کہانی میں مزید چارم یا ٹوسٹ بھرنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ احسان اللہ احسان کا یہ بیان سامنے آیا، تو یہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ احسان اللہ احسان کے اور بیانات آتے جائیں گے، اور آلدو کے ایک بڑا سیکشن جو ہے وہ اس پہ یقین نہیں کرے گا، لیکن وہ جسے 5th جنریشن وار کہتے ہیں، اب صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بیان جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی لوگ شیئر کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آلدو کے مین سٹریم میڈیا پہ ابھی تک اس کو کوریج نہ دی گئی ہے، پہلے بھی نہیں دی گئی تھی جب آڈیو بیان آیا تھا، لیکن لوگ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا منجن بک رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو بات احسان اللہ احسان کر رہا ہے، اور پھر اس نے 2 اور بھی کہا کہ 2 اور آفیسر تھے، اس کا ریاکشن آیا تو وہ جناب وہ پلان ہٹ گیا، تو میرا نہیں خیال جو وہ کہانی بیچ رہا ہے اس کہانی میں کوئی اس حد تک سچائی ہے کہ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسری پھر دیکھیں کہ احسان اللہ احسان جب بھی ہم کسی کی کوئی بات لیتے ہیں آن فیس ویلیو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس کے بارے میں کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا بغض، اس کے ساتھ اس کا عناد، اس کے ساتھ اس کا کینہ کوئی وہ تو نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے بچوں کے ساتھ، ایون آپ نے دیکھا اے پی ایس پہ حملہ کرنے والوں میں یہ شامل تھے، مطلب انہوں نے قبول کیا تھا، اسی تنظیم میں تھے۔ تو پاکستان کی آرمی، پاکستان کی جو ہے وہ سیولین اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سپاہی، پاکستان کی پولیس، ہر طرح کے لوگوں کے یہ خلاف ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے۔ احسان اللہ احسان کے بیان کو فیس ویلیو پہ نہیں لیا جا سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ احسان اللہ احسان جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے گرج میں کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ مطلب ایسے ہی کہہ رہا ہے جیسے انڈیا ہمارے بارے میں کچھ کہتا ہے، کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور وہ اقوام متحدہ میں جب کہتا ہے کہ پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، تو کیا ہمیں اس کو بائی کر لینا چاہیے؟ ہمیں یہ مان جانا چاہیے کہ پاکستان کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے، اس کا گرج ہے۔ تو احسان اللہ احسان کے معاملے میں بھی چیزیں کچھ اسی طرح ہی مجھے لگ رہی ہیں۔ میں اگر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں تو احسان اللہ احسان بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، اور وہ جو ہے فوج اور فوج سے منسلک جو ادارے ہیں ان پہ اس قسم کے الزامات لگا کے جو ہے وہ اپنا کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ جو ایک ڈیل اس نے اس کے کہنے کے اس نے ڈیل کی تھی، اس ڈیل کو پورا نہیں کیا گیا، تو وہ اس کا کچھ بدلہ شدلہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ تو احسان اللہ احسان کا معاملہ تھا، میں نے اپنی رائے دے دی۔ میرے خیال میں کیا اس تمام معاملے میں اس پہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر تو چل رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی باقاعدہ طور پہ ریئیکشن نہیں آ رہا، تو لوگ پھر اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری بات جو اب کیونکہ ٹائم بڑا کم رہ گیا، اس پہ زیادہ ہمارا ٹائم لگ گیا، جلدی بتاتا چلوں کہ یاسمین راشد جو ہیں وہ جناب فواد چودھری پہ برس پڑی، اور انہوں نے کہا کہ جی 100 بار تحقیقات کرنی ہے، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کی کر لیں، میرے پاس وہ تمام خون کے نمونے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ تھے، اور فواد ڈاکٹر نہیں ہے، ان کے لیے میڈیکل رپورٹ کو سمجھنا مشکل ہے میرے انداز
ऐसे में कोई काम गलत नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब भी कहीं कहीं कहते हैं कि जी हमें 2 नंबरी की गई, लेकिन यास्मीन राशिद खड़ी हैं, खुल के बात कह रही हैं और वो कह रही हैं कि जी इस काम में कोई 2 नंबरी नहीं हुई, तो वो ये बात भी कह रही हैं। अब दूसरी जानब जनाब अली ये फवाद चौधरी आए, उन्होंने कहा कि गायनाकोलॉजिस्ट को क्या पता इन तमाम मामलात का, क्योंकि बेसिकली तौर पे जो यास्मीन राशिद है वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। उसके साथ उन्होंने कहा कि जाने के लिए सबसे पहले वफाकी काबीना के इजलास में, ये PM का फैसला नहीं, ये अदालत का फैसला नहीं, ये नायब का नहीं, वफाकी काबीना ने फैसला किया। पूरी वफाकी काबीना बैठी थी और सबसे पहले जिसने हाथ उठाया वो शेख रशीद अहमद थे। उन्होंने ये बात की और साथ उन्होंने कहा कि जनाब प्ली बारगेन की सहूलत भी नवाज शरीफ साहब के पास है, अगर वो चाहते हैं प्ली बारगेन कर ले, लेकिन नवाज शरीफ क्यों प्ली बारगेन करेंगे? नवाज शरीफ की तो एक तस्वीर आती है तो हुकूमती वज़रा लाइन में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही शुरू कर देते हैं। खैर ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि हुकूमत के अंदर एक लड़ाई है इस हवाले से। वो वज़रा जिन्होंने जाने का कहा था, जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ बेशक चले जाएं, अब उन पे जो है वो तनकीद की जा रही है कि वो जनाब किस अंदाज में उन्होंने ये कहा तो इसका नुकसान होगा। अब इस मामले को भी हम फॉलो अप करेंगे आने वाले दिनों में, बाकी वज़रा भी इस पर बात कर रहे हैं और किस तरह आगे जा रहा है। बहरहाल नवाज शरीफ का मामला हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। अब आते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर की जानब। आखिरी स्टोरी वो ये है कि जी कहा यह जाता है कि चीन और अमेरिका की लड़ाई है आपस में, एक इकनॉमिक जो है मुआशी लड़ाई है, इकनॉमिक वार है दोनों के माबैन। चीन अमेरिका चीन की चीज़ों पर पाबंदी लगाता है, ज़्यादा उस पर टैक्सेस करता है, चीन यही काम कर देता है। हवावे का आपने देखा कि अमेरिका ने किस तरह हवावे को जो है वो डैमेज किया और हवावे ने फिर गूगल को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अपना जो है वो उन्होंने सॉफ्टवेयर कहा कि हम लाएंगे, अपनी ऐप पे लाएंगे, ये वो सारा कुछ है। तो अब ज़रा मैंने कहा कि आपको माशी हवाले से बता दूं कि इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से किसी मुल्क की माशी सूरत हाल को परखा जाता है। कौन सा मुल्क कहाँ पे खड़ा है, हम कहाँ पे खड़े हैं, इंडिया कहाँ पे खड़ा है, चीन कहाँ पे खड़ा है, अमेरिका कहाँ पे खड़ा है। इस वक्त अमेरिका जो चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर है दुनिया में सबसे ज़्यादा है और वो 3,400 अरब डॉलर है, यानी 3,400 अरब डॉलर इस वक्त चीन के ज़रा मुबादला के ज़खायर है। और हमारा पूरा जो कर्जा है वो आप देख लें कि 100 अरब डॉलर है। तो चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर का 34वां हिस्सा जो है हमारा पूरा कर्जा है। तो इस वक्त उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ अमेरिका के कितने हैं। अमेरिका के इस वक्त 129 अरब डॉलर है, यानी 3400 का 129, 3271 अरब डॉलर जो है वो चीन के पास ज़र मुबादला के ज़खायर की मद में अमेरिका से ज़्यादा है। अगर बात करें इसके साथ साथ ये मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ये IMF के अदाद शुमार आपको बता रहा हूँ, किसी लोकल कंपनी के नहीं ना, मतलब DHA गुजरावाला में वो कंपनी नहीं है जिसके ये अदाद शुमार मैं आपको बता रहा हूँ, ये IMF के अदाद शुमार हैं। और IMF कह रहा है ये मुसलसल बढ़ रहे हैं चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर, क्योंकि सरमायाकारी के शोबे में चीन की जारहाना हिकमत अमली जो है वो बढ़ी हुई है और बरामदात भी ज़्यादा हो रही हैं। साथ में चीन के पास 1948 टन यानी 1948 टन सोने के भी ज़खायर हैं। और दुनिया में जो दूसरे नंबर पे है चीन के बाद सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर रखने वाला वो है 1390 यानी 1390 अरब डॉलर जापान के पास। चीन के पास कितने 3400, उसका आप कितना बनता है 1700, 1700 भी नहीं है। दूसरा मुल्क जो जापान है यानी चीन के आधे भी उनके पास नहीं, उनके पास 1300 है। यानी आप ये कह लें कि 13 तकरीबन जो है 70% चीन के जो हैं वो 70% इनके पास है ज़र मुबादला की खैर 40%। अब आगे चलते हैं और उसके बाद अगला मुल्क है तीसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड 850 अरब डॉलर के साथ। रूस 562। ये बड़ी बात है कि रूस के ज़र मुबादला के ज़खायर अमेरिका के ज़र मुबादला के ज़खायर से तकरीबन 400 अरब डॉलर ज़्यादा है, यानी 4 खरब हो गए उसको सीधा कह लें। उसके बाद जनाब रूस के बाद मैंने आपको बताया सऊदी अरब 502 अरब डॉलर, 562 रूस है। सऊदी अरब तेल होने के बावजूद रूस से नीचे है। और उसके बाद जनाब ताइवान 480 अरब डॉलर के साथ छठे नंबर पे। ताइवान को आपको पता है कि वो मोबाइल साजी में उसकी बड़ी मतलब डेवलप उसके पास टेक्नोलॉजी है। उसके पास हांगकांग, आप छोटा सा मुल्क 475 अरब डॉलर। यार आप खुद देख लें और अपना देख लें कि हमारे पास 18 अरब डॉलर 19 अरब डॉलर मुश्किल, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हांगकांग 475, भारत 473 अरब डॉलर। भारत फिर मतलब हर दुनिया का छठा बंदा तो भारतीय है।
तो भारत के पास 473, और भारत मुकाबला कर रहा है चीन का, जिसके 3400 अरब डॉलर हैं, उसके मुकाबले में 473 अरब डॉलर वाला भारत चीन का मुकाबला करना चाहता है। जनूबी कोरिया के पास 410, ब्राज़ील के पास 360 अरब डॉलर हैं, और टॉप 10 में अमेरिका शामिल नहीं है ज़र मुबादला जिनके पास है। पाकिस्तान की इंतहाई नीचे है, 19 अरब 65 करोड़ डॉलर हैं, जिनमें सरकारी ज़र मुबादला 12 अरब 60 करोड़, और जो गैर सरकारी है 7 अरब और 5 करोड़ डॉलर हैं। तो ये वो पूरी तफसील थी। मैंने कहा तीनों टॉपिक बड़े डिटेल थे, मैंने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा उन पर रोशनी डालता चलूँ और आपके सामने ये हक़ाइक़ लाऊँ। अब तक के लिए इतने ही। अपने वो सैयद अऊन शिराज़ी को ब्रेकिंग न्यूज़ विद अऊन शिराज़ी की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।